हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग 5वां अध्याय जिसका नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। मतलब पहले क्या है कि शासक और राजा कैसे बनते थे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब क्या है कि 50 वर्षों से क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं। किसके द्वारा? मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन बहुत पहले शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि उसके और पहले देखेंगे कि जो बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए थे। आप अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें क्या था, अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिखाया गया है कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था। उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था। कोई राजा जो है वह यज्ञ करवाता था और घोड़े को छोड़ देता था, और घोड़े के साथ जो है कुछ सैनिक जो है उसकी देख रेख में छोड़े जाते थे। तो वो उस घोड़े को जो पकड़ता था उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लिए लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि हमने बताया ना कि इसमें क्या होता था कि एक राजा जो है वह यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ। तो क्या करता था कि उसमें वह अश्वमेध यज्ञ में वह एक घोड़े को छोड़ देता था, और वह घोड़े को के पीछे कुछ सैनिक को छोड़ता था, क्योंकि सैनिक उस घोड़े की देखरेख करते थे। और उस घोड़े को जो भी राजा उसको पकड़ लेता था तो उस जो राजा पकड़ा है, तो जो राजा यज्ञ कर रहा है उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। और युद्ध जो है, अगर मान लीजिए जो राजा पकड़ा है और उसको वो छोड़ दिया, जाने दिया उस घोड़े को, तो क्या करता था, इसी के मान लिया जाता था कि वह जो यज्ञ करवा रहा है राजा, वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली है। ठीक, इन सभी आयोजनों में राजा का स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल में एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए, ये यज्ञ में उपस्थित होने वाली सूची जो भी सूची होती है यज्ञ में क्या क्या होती हैं उसके बारे में है। ये सब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है वर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है कि उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब क्या था कि उस समय जो है 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन लोगों के जो है कार्य भी बटे थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब आगे देखते हैं कि जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा को न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मतलब लिस्ट में दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जनपद का क्या है, ये देखिए
जनपद का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, कि महायुग में जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था कि ये देखिए, जन के बसने की जगह होता है। ठीक, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। और पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। मतलब क्या है, दिल्ली के पास क्या है, पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास क्या है, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। अब देखते हैं, इस जनपद के बारे में था महाजनपद। देखते हैं कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, और अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब आगे देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब जो किले की दीवार, मतलब जो दीवार है वो खूब ऊँची ऊँची चारों तरफ क्या है, प्रभावशाली दीवारें जो हैं वह खड़ी कर दी जाती थी। और उसके लिए भाई जाहिर सी बात है, कोई दीवार बना रहे हैं, ऊंची दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्त्री पुरुष मतलब बच्चे जो भी व्यक्ति क्या काम किया होगा वह अधिक परिश्रम किए होंगे, इसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए कर के बारे में क्या है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। मतलब महाजनपद जाहिर सी बात है, वह राजा जो है विशाल किले बनवाते थे और जो भी वो किले बनवाते थे उसके लिए वो बड़ी सेना रखते थे और उनको संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। इसके लिए वो क्या करते थे, कर्मचारियों द्वारा जो भी उपहार लाए होते थे मतलब उससे ज़्यादा ये क्या करते थे, फिर समय समय पर क्या करने लगे थे, ये सबसे कर वसूलने लगे थे। अब जो ये कर है ये किस पर लगाए गए थे, फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर है कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन अब क्या है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से, एक हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। ठीक है, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल
से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब क्या है कि इस युग में कृषि में परिवर्तन हुआ था। क्यों? पहले जो है जो लकड़ी जो हल के फाल थे वह लकड़ी के बनाए जाते थे। अब क्या करते थे वह फाल जो है लोहे के बनते थे। ठीक है, कि लोहे के फाल जो है आसानी से इससे खेत जो है जो जोता जा सकता था और इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ठीक, अब आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। मगध, ये मगध के बारे में देखते हैं कि मगध क्या है। ये लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये का देखो यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो मतलब क्या दिया है कि 200 सालों के भीतर मगध सबसे क्या है बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। क्यों बन गया था? देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है कि 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि गंगा और सोन नदियाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ हैं वह मगध से होकर बहती थी। तो गंगा और सोन नदियाँ कहाँ से होकर बहती थी? मगध से बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक, फिर से बता रहे हैं आपको कि यहीं से देखिए ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर ही बहती थी। और ये क्या करती थी? यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसकी क्या है, बिहार में जो है वो क्या है, बिहार में राजगृह है जो आधुनिक क्या है, राजगीर है। ठीक, और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो ये बिहार में जो राजगृह है यह कई सालों तक क्या है, मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो कि है आज पटना के नाम से जानी जाती है, को राजधानी बनाया गया। ठीक, पहले क्या थी, राजगीर थी। अब क्या है, पटना है। ठीक, बिहार की राजधानी। अब 2300 साल पहले की बात है। क्या है, 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होकर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब देखिए ये वज्जी के बारे में देखते हैं। जो वज्जी क्या है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया था। तो वहीं देखिए, वहीं पता क्यों कौन कौन सी नदियाँ वहाँ बहती थी, कौन कौन सी बहती थी। देखिए अभी को हमने पढ़ा था ना कि मगध में के अंदर गंगा और कौन कौन सी नदियाँ, गंगा और सोन नदी। ठीक, अब यहाँ वज्जी क्या है, मगध शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मतलब वज्जी राज्य कहाँ है, वज्जी राज्य कहाँ है, मगध के नज़दीक, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो जो वज्जी की शासन व्यवस्था थी वहाँ पर एक अलग किस्म की, उसे क्या कहते थे, गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं
करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्या करते थे कि जो राजा जो है वो विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर को भी जो भी अनुष्ठान थे उसको संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद ये सब किया करते थे। ठीक है, लेकिन कि मतलब शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए, उस पर निपटने के लिए उससे जो भी है जो चर्चाएं किया करते थे, लेकिन उसमें स्त्रियां, दास, कर्मकार ये सब शामिल नहीं होते थे। ठीक, आगे देखते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये देखिए कहाँ गया, यहाँ कि बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो वज्जी जो है ये क्या है, इसमें जो वज्जी संघ का यह वर्णन है ये किससे लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय से अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। तो वज्जी संघ पर आक्रमण कौन करना चाहते थे? अजातशत्रु करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों के चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये बताए हैं कि अगर ये सब सभाओं में करते रहेंगे, ऐसे से होता रहेगा, तो क्या है कि वज्जीवासी जो है वह उन्नति करते रहेंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में ये अध्याय 9 में पढ़ना है। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि सही या गलत बताओ कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सही है कि गलत? तो क्या है कि आमंत्रित जो छूट देता था उसको आमंत्रित नहीं किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। चित्रित धूसर पात्र में अनाज रखा जाता था। महाजनपदों में, ये देखिए, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। नीचे दिए गए खाने में निम्नलिखित शब्द भरो। तो क्या है? महाजनपद के राजा, आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आंसर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।